आज हमारा टॉपिक है कि होर्मुज जलडमरू मध्य का इतिहास। कि होर्मुज जलडमरू मध्य का इतिहास क्या है, यही आज हम विषय पढ़ेंगे। आज के समय में होर्मुज जलडमरू मध्य जो है एक सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। होर्मुज जलडमरू मध्य के इतिहास ने वैश्विक शक्ति को कैसे आकार दिया, यही हम आज पढ़ेंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य का इतिहास सदियों पुरानी साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता को दर्शाता है। होर्मुज साम्राज्यवादी जो नीति थी लोगों की, शासकों की, उस नीति का एक परिलक्षण था। होर्मुज जलडमरू का मध्य का इतिहास जो है वो व्यापार, तेल मार्ग और भू राजनीति पर नियंत्रण रखने की व्याख्या करता है। होर्मुज जलडमरू मध्य पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का एक केंद्रीय बिंदु बनकर उभरा, जहां अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने आवागमन प्रतिबंधित कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नौसैनिक नाकाबंदी के साथ इसका जवाब दिया। हालांकि इस जलडमरू मध्य का महत्व कोई नई बात नहीं है, यह बहुत सदियों पुरानी बात है। वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने वाले अपने रणनीतिक स्थान के कारण इस ऐतिहासिक रूप से तीव्र साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का यह स्थल रहा है। खासकर 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास, जब यूनाइटेड किंगडम जैसी औपनिवेशिक शक्तियों ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नौसैनिक शक्ति और कूटनीति का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब अगर बात करें इसके इतिहास की, तो 16वीं शताब्दी में जो होर्मुज था, यह होर्मुज साम्राज्य के द्वारा नियंत्रित था। मतलब कि होर्मुज जलडमरू मध्य जो था, यह होर्मुज साम्राज्य के द्वारा नियंत्रित था। मतलब होर्मुज साम्राज्य जो है इसकी देखभाल करता था और जो भारत, फारस, अरब और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाला एक केंद्र बिंदु था, यानी कि एक व्यापारिक केंद्र था। 1515 में पुर्तगालियों ने इस पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया, होर्मुज जलडमरू मध्य पर, यानी होर्मुज द्वीप पर कब्जा कर लिया और इसे एक किलेबंद टोल पॉइंट में बदल दिया, जिससे 16वीं शताब्दी के दौरान लाभदायक मसालों और रेशम के व्यापार के मार्गों पर पुर्तगालियों ने प्रभुत्व स्थापित किया और उन पर कर लगाया। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली नियंत्रण को चुनौती दी। फिर उसके बाद 1622 में अंग्रेजों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी और सफाविद शासक शाह अब्बास प्रथम के बीच एक रणनीतिक गठबंधन ने पुर्तगालियों को सफलतापूर्वक पराजित किया, जिससे इस जलडमरू मध्य पर लगभग एक सदी से चले आ रहे इबेरियाई प्रभुत्व का अंत हुआ। पुर्तगाली नियंत्रण के पतन के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता का दौर शुरू। सैन्य अधिकार के साथ अर्धसंप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करते हुए डचों ने 17वीं शताब्दी के अधिकांश भाग के दौरान बंदर अब्बास, ठीक है, नाम है बंदर अब्बास बंदरगाह में अपने अड्डे जमाए और मसालों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत नौसेना और आक्रामक व्यापारिक प्रथाओं का लाभ उठाया। 18वीं शताब्दी के अंत तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एशियाई क्षेत्रों में अत्यधिक विस्तार, आंतरिक भ्रष्टाचार और उच्च प्रशासनिक लागतों के कारण कमजोर हुई। चौथे एंग्लो डच युद्ध के इस बाद स्थिति और बद से बदतर हो गई, जिससे कंपनी का वित्तीय पतन की ओर उसका गिरना शुरू हो गया।
फारस की खाड़ी से डचों की वापसी ने उस क्षेत्र में एक सत्तागत शून्यता पैदा की, जिससे अंग्रेजों को अपना प्रभाव बढ़ाने और उस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर मिला। जब यूरोपीय प्रतिद्वंदी जो थे, जब वो हॉर्मुज क्षेत्र से चले गए, तो यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटिश भारत के समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बंबई तक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन ने 1809 से लेकर 1819 तक अल कवासिम संघ के खिलाफ नौसैनिक अभियान शुरू किया। उन पर समुद्री डकैती का आरोप लगाया और उनके बेड़ों को भी नष्ट किया। अब सवाल है, अल कवासिम को ही अल कासिमी के नाम से जाना जाता था और 8वीं शताब्दी में वह एक समुद्री शक्तिशाली संघ था, जिसने दक्षिणी खाड़ी में स्थित सुन्नी जनजातियां शामिल थी, जो समुद्र क्षेत्र में लूटपाट किया करती थी। अंग्रेजों को भी लगा कि वो इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन के बजाय ब्रिटेन ने स्थानीय अरब शासकों के साथ संधियां की और उनके माध्यम से उन पर नियंत्रण स्थापित किया, उनके विदेश संबंधी और व्यापारों को प्रतिबंधित किया, जबकि उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता की अनुमति। इन व्यवस्थाओं में ने प्रभावी रूप से इस क्षेत्र जो था, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, इस क्षेत्र को ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। संधि से बंधे हुए शेख राज्यों को ट्रूसियल स्टेट भी कहते हैं। ट्रूसियल, इन स्टेटों को ट्रूसियल स्टेटों को कहते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के संग में शामिल, और इन्हीं स्टेट्स को, ट्रूसियल स्टेट को ही बाद में संयुक्त अरब अमीरात के नाम से इन्हें विकसित किया गया। इस प्रणाली में भारी प्रशासनिक लागतों के बिना जलडमरू मध्य पर दीर्घकालिक ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। हॉर्मुज जलडमरू के मध्य के नियंत्रण के मॉडल पुर्तगाली साम्राज्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर सीधे सैन्य प्रभुत्व पर निर्भर था, लेकिन जैसे ही उसने बड़े किलेबंदी का निर्माण किया और गुजरने वाले व्यापार पर कर लगाया, या अत्यधिक सैन्यीकृत प्रणाली समय के साथ महंगी और अस्थिर साबित हुई। इसके विपरीत, मतलब कि पुर्तगालियों ने इस पर कर लगाए, पुर्तगालियों ने यहाँ सेना स्थापित की, लेकिन इन सेना के हॉर्मुज के जो सेना तैनात हुई, उसका खर्च काफी महंगा साबित हुआ और उस खर्च के कारण ही पुर्तगालियों की व्यवस्था अस्थिर। जबकि इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने अपनी नौसैनिक शक्ति को कूटनीति के साथ मिलाकर अधिक लागत प्रभावी और रणनीतिक दृष्टिकोण बनाया। स्थानीय शासकों को संधि प्रणाली में एकीकृत करके ब्रिटेन ने विदेश नीति, रक्षा और व्यापार को नियंत्रित करते हुए आंतरिक स्वतंत्रता की शेखों को अनुमति। इस अप्रत्यक्ष मॉडल ने ब्रिटेन को जलडमरू मध्य को कुशलतापूर्वक सुरक्षित करने में सक्षम बनाया, जिसने एक विश्व के सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया। इसने भारत से संसाधनों के प्रवाह को सुगम किया, साथ ही ब्रिटिश वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा भी दिया, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभुत्व को मजबूत किया। 20वीं शताब्दी में ये चीजें बदलने लगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ब्रिटिश प्राथमिकताएं जो थीं, वो अभी तक व्यापार तक सीमित थी। अब अंग्रेजों ने इसे व्यापार के संरक्षण से हटाकर इसे ऊर्जा सुरक्षा की ओर उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया। 1901 में वित्त पोषक विलियम नॉक्स डी आर्सी ने फारस की खाड़ी में तेल खोज के अधिकार हासिल, जिससे 1908 में उन्हें एक बड़ी सफलता मिली, जब जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स ने मस्जिद सोलोमन में तेल की खोज की, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यावसायिक खोज थी। इसी खोज के बाद 1909 में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी की स्थापना। तेल के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए विशेष रूप से विंस्टन चर्चिल के द्वारा नौसेना को कोयले से
तेल पर स्थानांतरित करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1914 तक कंपनी में 51% हिस्सेदारी हासिल कर, जिससे ऊर्जा संसाधनों पर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित। यह जलडमरू मध्य एक व्यापारिक अवरोध बिंदु से विकसित होकर एक महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारे में तब्दील हो गया, जिससे पश्चिमी एशियाई तेल को ब्रिटेन तक पहुंचाने में सुविधा हुई। यह वैश्विक भू राजनीति में एक बड़ा बदलाव था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद पेट्रोलियम के बढ़ते महत्व के अनुरूप था। खाड़ी राज्यों पर संधि आधारित नियंत्रण के माध्यम से ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर जलडमरू मध्य पर 1971 तक अपना नियंत्रण रखा, जब तक उसने औपचारिक रूप से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस नहीं ली। और जैसे इसने वापसी ली और ट्रस्टियल स्टेट्स युग का अंत हुआ। ये था हमारा टॉपिक कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य का इतिहास।